आइए गाइस, हमने पिछले वीडियो में आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था और अल्टरनेटिंग करंट साइन का फंक्शन होती है। तो इसके सवालों को लगाते समय कोई एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है और वो फिक्स वैल्यू अपने फार्मूले में रख करके हम कैलकुलेशन करते हैं, सवाल लगाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी करंट है वो भनाभन बदल रही है, क्योंकि करंट किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। तो हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए होगी जिसके लिए हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में आपको समझाया था कि एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके कुछ एग्जाम्पल पेश किए गए थे। हाँ जी, ये आपके ईएमएफ और करंट का ग्राफ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइम के सापेक्ष जो करंट है या ईएमएफ है वो कैसी बदल रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, फिर बढ़ते बढ़ते घटने लगी, फिर यहाँ से जीरो से इधर बढ़ने लगी निगेटिव में डायरेक्शन बदल के। क्या इतनी बात आप सभी को पता है? हमने पिछले क्लास में ये सब बताया था। अब मेरे लाल, आपने हाई स्कूल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये वाला एवरेज वाला, तो हो सकता है आपको बहुत सारी बातें पता हों। तो एवरेज बराबर क्या निकालते थे आप? या एवरेज का कोई फार्मूला जो आपको याद हो? हाँ, क्या करते थे बताइए? आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग। मैंने ज़रूरत बता दी थी कि एवरेज करंट की ज़रूरत क्या है। आज उसको सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है? मान लीजिए हमने एक सवाल आपसे पूछा। सवाल ये है कि Q बराबर हम सभी जानते हैं I इंटू टी होता है। क्या फार्मूला होता है? Q बराबर I इंटू, मैंने कहा भाई साहब टाइम दे देता हूं 10 सेकेंड और करंट जो है वो मेरे लाल है कुछ इस तरह से। हमें आप एक काम करिए, चार्ज की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? चार्ज की वैल्यू बताइए। पहले मेरे सवाल को समझेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर हम करंट का वैल्यू फंक्शन में दे दिए हैं, इसका मतलब यहां वाली करंट तो लगातार बदल रही है। अच्छा यारा, अगर तुमसे कोई चार्ज पूछ रहा है, आई दिया हो, टी दिया हो, तो भन्न से निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? लेकिन यहां ना मेरे लाल टाइम तो पता है हमें 10 सेकेंड, लेकिन क्या गड़बड़ है इसमें? अच्छा, कोई कहेगा सर जी टाइम की वैल्यू यहां रखकर आप साइन की वैल्यू रख करके आप आई निकाल सकते हो। यहां पर तो निकाल तो सकता हूं, लेकिन ये जो आई आएगा ना भाई साहब, ऐसा आएगा जैसे कि मानो, जैसे मान लीजिए आपने कहा यार अगर आप आई कांस्टेंट कोई दे देते, मान लीजिए जैसे डीसी करंट में आपने पढ़ा था कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर कोई भी करंट दे दी जाए, तो उस हिसाब से आप भन्न से चार्ज निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? अब मान लीजिए घरों में आपके करंट आई, तो लोगों ने पूछा भाई करंट कितनी आई आपके घर में? तो एक भाई कहता मेरे घर में 4 एम्पियर करंट आई। तो अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वो बिजली का बिल निकाल लेगा फट से। अरे बोलो ना, अपनी पावर निकाल करके उसमें जो है आई की वैल्यू रखकर निकाल देगा सारी चीजें। कब होगा ऐसा? जब करंट कैसी होगी? लेकिन भाई साहब आपके घर में कौन सी करंट आ रही है? एसी का क्या हालचाल है? अब एसी का सुनो, एक बालक के घर पे जाओ, आप कह दो भैया तुम्हारे घर में कितनी करंट? एक मिनट बता रहा हूँ। 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, -9 एम्पियर, 0.3, 0.4 करते करते मैं आधे घंटे बोलूंगा भाई साहब इतनी करंट हमारे घर में आ रही है, कैलकुलेट कर लो। तो दिक्कत है ना? तो कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसके सापेक्ष हम सवालों को हल कर सकें। अब मान लीजिए किसी ने कहा भाई साहब कि आप कमाते कितना हो, तो आपको आपसे पूछा अगर कि कमाते कितना हो, तो आपने मान लो बताया कि भाई साहब ऐसा देखिए, एक्चुअली आई अर्न इन जनवरी 49,000, फरवरी 49,385 रुपया, और लेकिन मार्च में तो हम 2,402 रुपया कमा पाए थे। और हाँ, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा ना। बताइए यार, एक बात बताओ, आप वो पूछा था कमाते कितना हो, आप क्या बताने लगे?
पूरी पूरी वैल्यू ही बताने लग गए, डाटा ही बताने लग गए। तो क्या हम एक मोटा, आप लोग उसको साधारण भाषा में कहते हैं मोटा मोटा। तो भैया आप लोग ये शब्द बहुत इस्तेमाल करे हैं, कहते हैं कि भैया आप मोटा मोटा बताओ कितना कमाते हो। अब मोटा मोटा और पतला पतला वो मत समझ लेना कि सर जी थप्पी थप्पी, मतलब हाँ ऐसे ओरली बता दो, लमसम बोलते हैं गाँव में, तो खैर कोई बात नहीं। तो ये जो देखना तो ये जो जनरल वैल्यू है, ओए भाई इधर ध्यान रखो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ये। तो ये जो जनरल वैल्यू है, इस जनरल वैल्यू की हम खोज में चल रहे हैं कि सर जी वो कौन सी वैल्यू होती है या वो कौन सी वैल्यू होगी जिसका मान यहां पर हम रख दें तो हमारा चार्ज निकल जाए। ठीक बात है। तो हमें एक ऐसे करंट की जरूरत है जो हमारे सवालों में चार्ज की वैल्यू निकाल सके। सर ये वाला करंट क्यों नहीं निकाल पा रहे हो लगा के? क्योंकि मेरे लाल इस करंट की वैल्यू भनाभन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिक्कत है ना। अच्छा एक बार सर मैं आपको बताऊं, सर एक मिनट, क्या सर है ना आपने ये सर जो टी टाइम पर आप निकाल रहे हो ना, सर मैं ऐसे कर लूंगा सर अब तो हो जाएगा ना। अरे बोलो ना, क्या ये सही है? जी हाँ, इंटीग्रेशन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इंटीग्रेशन सिखाया ही इसीलिए जाता है कि भैया जब दुनिया वाले हाथ खड़े कर देंगे तो भाई तुम्हारा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लगा लियो यहाँ पर। लेकिन दिक्कत क्या है, अब यहाँ ठहरे बायो वाले बेचारे, सर वो मतलब सर दिक्कत आ जाएगी ना। बायो वालों को क्या ना, मैथमेटिक्स आते ही ओ माय गॉड इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, आई कुड नॉट सॉल्व इट, यू नो दिस इज मतलब उनके मन में एक डर है। तो आइए उन डर को निकालते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका है, दैट इज एवरेज। क्या कहते हैं बाबू से? औसत कहते हैं आप। परसों मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको उसके रोटी के खाने का दिया था, तो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन सेट बैठता है। परसों छुट्टी नहीं थी, पढ़ाई मतलब जब भी पिछली क्लास थी। तो क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कहो ना, क्या आपके घर में आने वाली करंट एक कांस्टेंट करंट है? लेकिन क्या बिजली का बिल निकालते समय आपको कांस्टेंट करंट की जरूरत पड़ेगी? लेकिन आ रही है एक भनाभन बदलने वाली करंट, चाहिए हमें कांस्टेंट। तो हम इस भनाभन बदलने वाली करंट का रूप ऐसा देने जा रहे हैं, या इस करंट जो बदल रही है इसकी ऐसी वैल्यू निकालने जा रहे हैं जो कांस्टेंट रहे पूरे सर्किट के अंदर, उसे हम बोलेंगे एवरेज करंट। समझ रहे हैं? मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं आप। अच्छा दूसरी बात, फिर किसी ने कहा साहब एक काम करो, हीट का एक फार्मूला होता है I²R इंटू, एक मिनट तुम बताओ फार्मूला सही है कि गलत है, बताओ तो। पता नहीं सर, कभी नहीं देखी हो क्या इस फार्मूले को? क्या कर रही हो तब आजकल, बताओ। आपको ये फार्मूला बेसिक वाला नहीं याद है? आपको कहाँ पढ़ाया गया है ये चीज? हाँ करंट में तो पढ़ाया गया है। जब मैं आपको क्या निकलवा रहा था, हीट एनर्जी, वहां पढ़ाया था इसको, वो पावर। क्या बतावे यार आप लोग, मतलब सारा पोजे खराब कर देते हो। ये सही है खुशबू, बताओ क्या दिक्कत है इस फार्मूले में? T² नहीं रहेगा सर गलत लिख देते हो और फिर कहते हो कि यस नहीं यस। तो यहां किसका, ये कौन सी वैल्यू बता, ये क्या निकल के आएगा बताओ तो जल्दी से? हीट एनर्जी ना, या एनर्जी सिंपल लिख दे रहा हूं मैं, और ये क्या है? चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, घर पे बिजली का बिल, या आप ये समझिए जो करंट आ रही है आपके घर में, क्या खर्च कर रहे हो करंट का? चार्ज खर्च कर रहे हो कि एनर्जी खर्च कर रहे हो? एनर्जी खर्च कर रहे हो ना। आपके घरों पे एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है कि चार्ज का? तो बिजली का बिल चार्ज कंजप्शन पे निकाला जाए कि एनर्जी कंजप्शन पे? चार्ज कंजप्शन पे निकालोगे तो क्या हालात होंगे पता है? अच्छा अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है? अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ऐसे चलती है, आगे पीछे चार्ज होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा पीछे, मतलब एक वाइब्रेशन टाइप की चीजें जो है इसके साथ हो रही होती है। समझ रहे हैं? क्या नाम है? हेमा। अब हेमा है, हेमा लाइट के कंजप्शन कर रही थी, अपने घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला रही थी, टीवी भी चला रही थी, और काफी पढ़ लिख करके, इसका क्या नाम है? सृष्टि पढ़ लिख करके इलेक्ट्रीशियन बनी और इसके घर पे पहुंची बिजली का बिल लेने। अब ये थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी बेचारी, बन गई थी कैसो भी करके। अब हुआ क्या, हेमा ने क्या कहा, सर ओए सृष्टि
किस बात का बिजली का बिल? अरे तुम्हारे घर में चार्ज आ रहा है। अरे किस बात का चार्ज? तुम्हारा चार्ज जो दरवाजे पर कैसे चल रहा है, आगे पीछे कर रहा है, आऊं नाऊ आऊं नाऊ आऊं नाऊ आऊं नाऊ आऊं नाऊ कर रहा है। तुम्हारे चार्ज तो आऊं नाऊ, किस बात का पैसा? सृष्टि को लगा हाँ यार चार्ज तो इसके घर पे नहीं पहुंच रहा है, दरवाजे पर ही। मतलब इस तरह का जो करंट है, एसी करंट कैसा ऐसा ही होता है, तो ये तो भैया आऊ नाऊ कर रहा है। ये वापस गई, इसको बिजली का बिल नहीं मिला, खदेड़ दिया गया। दूसरे दिन फिर पहुंची सृष्टि रेक्टिफायर लेकर। क्या लेकर पहुंची? कहे देखो भाई बिजली का बिल तो तुमसे लिया ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने इसके घर के बाहर क्या लगवा दिया? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या कर रहा है? अब एक ही डायरेक्शन में सारे चार्ज को भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? अब डीसी बदल के भेज दिया। अब डीसी है तो भैया करंट तो जाएगी घर में। अब उसके बाद में जब रेक्टिफायर लगाई तो हेमा ने कहा ऐसा है मैडम जी, आप एक काम करिए, 1 महीने बाद आइए, क्योंकि बिजली का बिल तुरंत थोड़ी ना मिलेगा आपको, जब मैं कुछ खर्चा करूंगी तब ना। 1 महीने बाद पहुंचे अपना जोरा जंबर लेकर, सोची कि पैसा वैसा मिलेगा। इसने कहा 1 मिनट, आप एक बात बताओ, आपने हमारे घर में सर्किट कैसा बना रखा है? क्लोज। कैसा बना रखा है? आपका ऐसा है, आपका जितना चार्ज आया है मैंने बिना किसी लॉसेस के आपके चार्ज को वापस कर दिया। तो किस बात के पैसे? पहले तो बताओ, तुम्हारा चार्ज जितना आया था उतना। हेमा ने बड़े गुस्से में कहा भाग यहाँ से, आई बड़ी चार्ज करंट लेने, पैसे लेगी। अब सृष्टि को ये पता, अच्छा उसे पता है कि क्या गड़बड़ है, सृष्टि को पता नहीं। सृष्टि आई मेरे पास, सर वो पैसे नहीं दे रही है। कहती है कुछ नहीं, पहले एसी आता तो कहता आऊ नाऊ कर रहा था, तो वहां से पैसे नहीं बन पाया, फिर दोबारा मैंने रेक्टिफायर भी लगा दिया तो भी पैसे नहीं दे रहा। अरे पगली, ये देख, हीट एनर्जी या एनर्जी का फार्मूला ये है। अर्थात वो जो खर्च कर रही है वो चार्ज खर्च ही नहीं कर रही है, खर्च क्या कर रही है? हीट एनर्जी, एनर्जी कंजम्पशन कर रही है। तो उससे पैसे चार्ज के मत ले, उससे किससे पैसे ले? एनर्जी का। लेकिन एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? करंट पर। अब करंट की वैल्यू कैसी है भाई साहब? 1 मिनट आपको मैं बताता हूं कितना एनर्जी खर्च किया, क्योंकि मेरे घर में करंट आ रही है 0.1 एम्पियर से लेकर के भनामन बदल रही है 0.6 एम्पियर तक। तो एक काम करो, 0.3.1, 0.4.1, 0.45 ऐसे करके लगातार करंट बदलती हुई बता दी जाए और आपसे कह दी जाए कि हीट एनर्जी निकालो, तो निकालना आसान होगा? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर से करंट के लिए क्या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो हमारे हीट एनर्जी में फार्मूले में रखते ही आंसर दे जाए? तो आपको जरूरत महसूस हुई, हमें आई की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो क्या कर सके, हमारे इस फार्मूले में सही उत्तर दे सके। बात समझ में आई? तो इसलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग, औसत का नियम। तो आइए देखते हैं क्या नियम है, ये जरूरत है। अब सीखेंगे कैसे करते हैं। एवरेज की जरूरत क्यों हो पता चल गया सभी को? अगर किसी को भी दिक्कत हो तो बता दे भाई। क्योंकि मुझे क्या निकालना है? एनर्जी, और क्या निकालना है? चार्ज। और उस चार्ज और एनर्जी के फार्मूले में आई आ रहा है, लेकिन आई की वैल्यू तो ऐसी बदल रही है कि मानो जैसे दुनिया में ऐसे तो लोग भी नहीं बदलते। जितनी तेजी से करंट बदल रहा है उतनी तेजी से तो, हालांकि आजकल लोग बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन करंट जितना नहीं, एसी करंट जितना नहीं। बात समझ में आई? तो मेरे लाल, हम बदलती हुई करंट को एक कांस्टेंट करंट कहना चाहते हैं, उसके लिए हम औसत पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए हेडिंग लगाएंगे बड़े प्यार से, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग। नोटियाएंगे नहीं, पहले सीखेंगे, क्योंकि सवाल नहीं बनेगा आपसे। कोई बालक कल मुझसे कह रहा था सवाल नहीं बनते सर, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि जब मैं सिखाता हूं तब तुम लोग सीखते नहीं हो। सवाल नोट करने से नहीं बनेगा, दिमाग लगाने से बनेगा। तो गाइस, अब अगर हम आपसे कॉन्सेप्ट का एवरेज का कॉन्सेप्ट पूछे तो आपने हाई स्कूल में पहली बार पढ़ा था। तो मेरे लाल, वैसे तो ये मैथमेटिक्स का मतलब हिस्सा है, मैथमेटिक्स की देन है। अब मैथमेटिक्स का नाम सुन के याद है कि कान खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आपको सीधा बात बताता हूँ कि मेरे लाल, आई जो एवरेज होता है ना, जब हम क्या निकालेंगे? चार्ज।
क्या निकालेंगे मेरे लाल? और चार्ज का क्या फार्मूला होता है जरा बताइए? Q बराबर I इंटू, समझ रहे हैं? एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, यदि ये मैथ की देन है बाबू, ये मत पूछना कब कैसे कहां। यदि कोई वैल्यू है मान लीजिए y और ये फंक्शन है किसी x का, फिराम मोथामेटिक्स कहां से आ रहा है भैया? बोलो। इसे अपन लिखते हैं बड़े प्यार से झन्नाटेदार बात। भाई साहब अगर आपको दिमाग झंझना जाए तो चिंता कुछ नहीं, हम केवल इसके रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, हमें नहीं पता। अगर हमसे कोई पूछता है तो हेमा की तरह भाग यहां से खदेड़ देंगे। यदि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका अगर आपसे कोई एवरेज पूछता है, मैथमेटिक्स की देन है मेरे लाल, बड़ी प्यारी चीज है। समय मिलेगा तो आपको समझाऊंगा ये कहां से आता है। तो y जो एवरेज है वो होता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स अपान ओ माई गॉड बच गए 12। सर यही तो हम नहीं चाहते थे। आइयो ये जो फंक्शन है ना x का है तो यहाँ x रहेगा। अब इसी तरह है, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो किसका फंक्शन है? हाँ जी, किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है ना। सॉरी यार, चार्ज छोड़ो। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये फार्मूला पढ़ा था, आई नॉट साइन ओमेगा ची प्लस फाइव। तो यहां से मुझे कोई बताएगा आई इज अ फंक्शन ऑफ टी? क्या कोई मुझे बताएगा आई किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है बताओ? सर आई नॉट का फंक्शन दिखाई दे रहा। आई नॉट पीटो मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट है, सठियाओ मत। अच्छा सर फाई नॉट का भी फंक्शन दिखा। अच्छा फाई नॉट क्या इनिशियल एंगल है? तो वो तो पहले से फिक्स है ना, वो तो जीरो हो सकता है। सर ओमेगा तो भी कांस्टेंट है। तो वो आई किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है भैया। तो अगर आई टाइम का फंक्शन है तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, मेरे हरे, आई एवरेज जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू जी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जी टी। क्या ये बात समझ में आई? अब कुछ मिलन के तो यहीं से आई से सो से उड़ल हुई सर जी क्या कर दियो, साफ समझेंगे। अब देखो वैसे तो यार कहा जाए, देखा जाए तो हमारे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है ये वाला हिस्सा। कहां से आया? हम केवल रट लेते हैं। कोई बात रट लोगे? अरे यार तुम दुनिया भर का सवाल मत पूछो, तुम फिर वही बात पूछ रहे हो। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए हमसे मान लीजिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, तब का होता है एवरेज। तब जो एवरेज होता है, हमने क्या किया ना बाबू, एक सवाल एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, 1 2 3 4, 3 छूट ही गया है, 3 तो चला गया 3 लेने। कितनी वैल्यू है? तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7 2 9 1 10 बटे कितना आ जाएगा जी? 2.5 आ जाएगा। इसका एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर आपसे कोई 1 2 3 4 का औसत मान पूछे तो आप क्या बताओगे? 25 32। आपको नहीं आ रहा क्या? औसत बराबर मेरे बच्चे को तो ही नहीं ला थल। 1 मिनट दलीबी तल रही है, दलीबी ओ भाई साहब कितना खतरनाक फार्मूला आपने बता दिया। प्रेक्षणों का योग, 4 प्रेक्षण है भैया, इनको जोड़ के 4 से भाग कर दो, आ गया उत्तर आपका औसत। आई समझ में आया कि नहीं? क्या आपसे भाई चिंता में क्यों दिख रहे हो? नहीं आ पा रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है। क्या कठिन लग रहा है? तो औसत का फार्मूला बता। वही बात, औसत का फार्मूला बताओ। नहीं नॉर्मल आपने हाई स्कूल में देखा होगा। अच्छा आपने एक फार्मूला और देखा होगा मेरे लाल हाई स्कूल में, 10th स्टैंडर्ड में।
आपने एक चीज पढ़ा होगा, एवरेज बराबर होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, याद है? ये देखा था मेरे लाल? वो एफ क्या थी? फ्रीक्वेंसी, कितनी बार संख्या आ रही है। एक्स क्या था? प्रेक्षण था, तो उन प्रेक्षणों का गुणा कर देते थे और बटे फ्रीक्वेंसी कर देते थे। आप देखो तो यहाँ भी तो ही हल है, यहाँ भी देखो ऐसे ही कुछ तो माहौल है, आई और डी टी। तो मेरे लाल कुछ ऐसा ही तो माहौल यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और सिग्मा का क्या मतलब होता था? जोड़िए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी मतलब क्या है? जोड़िए, सिंपल बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज इससे रिलेट कर रही, तो समझ लीजिए कुछ ऐसा ही कि वहां से आया होगा। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, नॉर्मल फार्मूला तो यही था प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की। तो अब से आपसे कोई पूछा कि भाई साहब एक काम करो, 1 2 3 4 का आप औसत बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 और अपान कितनी संख्याएं हैं? 4। साल किया तो कितना आया? फिर क्या हुआ? फिर एक दिन किसी ने इनका वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। और वर्ग करके पूछा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, और इनका ले लिया 4 और ले लिया अंडर रूट। क्या कर रहे हो सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ये वाला सर मुझे कुछ बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ा। एक्चुअल में सुनो, ये वाले की बात बताता हूं। अभी ना मेरे लाल, यहां जो फंक्शन है हमारा y किसका फंक्शन है? x का। और x कितनी पावर पे है? 1 पावर पे है, लीनियर है। तो जब आप इसका मीन वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको डायरेक्टली औसत निकालना होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू है जो स्क्वायर हो रही है और स्क्वायर का आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है, तब इस फार्मूले में रख दोगे तो उत्तर आ जाएगा गलत। मतलब आपने यहां से जो आई एवरेज निकाला, उस एवरेज की वैल्यू यहां रख दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? क्यू मिल जाएगा। टाइम दिया ही रहेगा तो क्यू मिल जाएगा। लेकिन जब इस वैल्यू को ले जाकर के हम किस में पुट करने लगे? इस वाले फार्मूले में ले जाके रखने लगे आई की जगह पर, तो उत्तर भनाभन गलत आने लगा। तो यानी कि यहां से ये बात समझ में आई कि आई का ये जो वैल्यू आया है, ये केवल किस पर काम करेगा? इस फार्मूले में। चार्ज निकालते समय तो काम करेगा, लेकिन हीट एनर्जी निकालते समय कोई काम नहीं आएगा ये फार्मूला। तो इसका मतलब यहां पर कोनो दूसरा फार्मूला होना चाहिए। दूसरा फार्मूला है, और वो दूसरे फार्मूले का नाम है आरएमएस वैल्यू। क्या नाम है? आरएमएस। आरएमएस क्या होता है जरा समझेंगे। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इसका पूरा नाम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक्स वैल्यू का आरएमएस निकाल रहे हैं तो एक्स का होगा आरएमएस। इसका मतलब होगा एक्स का क्या करेंगे? पहले स्क्वायर, स्क्वायर करके फिर क्या लेंगे? मीन, मीन लेकर फिर क्या लेंगे? रूट। ऐसे कुछ देखिए हिंदी में इसका मतलब होगा, अच्छा पहले इंग्लिश वर्ड को पकड़िए, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मीन का रूट, स्क्वायर का मीन का मीन माने औसत, स्क्वायर का मीन माने औसत, औसत का रूट। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्या लिया गया है? आरएमएस। यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद उसका मीन ले लीजिए माने औसत ले लीजिए, फिर उसी का क्या ले लीजिए, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है? आरएमएस वैल्यू कहलाती है। तो आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट इट इज अ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं स्क्वायर का मीन का रूट, स्क्वायर का मीन का रूट। आई बात समझ में? हिंदी ज्यादा अच्छा है, स्क्वायर का मीन का। अंग्रेजी में पहले ही उल्टा ही चल रहा है इनका मामला। खैर कोई बात नहीं। तो मेरे लाल जब इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई पता है? इसकी वैल्यू आ जाती है 6.7 के आसपास आ रही है इसकी वैल्यू। बात समझ में आई? इतना के आसपास आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 625 होता, अगर ये 625 होता तो 25 उत्तर आ जाता था कि नहीं आ जाता? आ जाता, यानी कि 2.5 आ जाता। लेकिन यहां पर ये ज्यादा है ना, तो यानी कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 2.5 से ज्यादा आएगी। यानी कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों सेम नहीं है, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने 2 फार्मूला बनाया, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अगर हम यहां पर कह दें कि y अगर किसी फंक्शन का है जो एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो इसमें जो आरएमएस वैल्यू निकाली जाएगी, एवरेज वैल्यू नहीं, वाई आर एम एस, वो होगा मेरे लाल इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर
dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा मेरे लाल, और इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। कुछ बात पल्ले पड़ी। यहां पर आप y dx अपॉन dx कर रहे थे, यहां पर y स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट dx का अंडर, तो RMS वैल्यू निकालने का ये फार्मूला। अच्छा, तब यहां पर हम जब वैल्यू रखेंगे वो अपने इस वैल्यू के लिए हीट एनर्जी निकालते समय, तो बताना जल्दी से। तो अगर हम क्या निकालने जाएंगे, हीट एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, आई RMS इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt का अंडर, ये क्या हो गया आपका RMS का फार्मूला। तो RMS कौन सी वैल्यू है बताइए। RMS वैल्यू कुछ नहीं है, आपके करंट का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके उसका मीन ले लीजिए, मीन लेकर के क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। अच्छा, ये वाला तो बिल्कुल सदियों से पुराना अपना प्रचलन था, उस प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखा गया और कुछ भी नहीं है ये। तो इतनी बात तो समझ में आती ही है ये। अच्छा, ये बात जैसे ही एनसीईआरटी माता को पता लगा कि सर जी ने एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू की एक बहुत सिंपल डिफिनीशन बता दी है, एनसीईआरटी माता ने पेश किया एक डिफिनीशन। क्या कहती हैं एनसीईआरटी माता, वो सुनिए। अच्छा, पहले मैं क्या कहता हूं वो समझे। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप किसी बदलती हुई करंट का औसत निकालना चाहते हैं और उसका इस्तेमाल चार्ज निकालने के लिए करना चाहते हैं, तो औसत निकालिए, और औसत निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, तो आई एवरेज क्या है, कुछ नहीं, इसी का ये वाला। अगर आपसे कोई RMS वैल्यू पूछ लेता है तो कुछ नहीं साहब, आई का स्क्वायर करके फिर उसका मीन लेकर के फिर उसी का रूट ले लिया जाए, ये हमारा RMS वैल्यू है। और ये वैल्यू फिक्स होगी, ये वैल्यू जब अब हीट एनर्जी के फार्मूले में रखी जाएगी, भरने से उत्तर सही हो जाएगा। अब एनसीईआरटी माता ने क्या कहा सुनो, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारे जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन नहीं लिखा यार, आई बराबर आई नॉट का मतलब समझते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। क्या फार्मूला पढ़ाया था, साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर हम कहें आपसे कि भैया अगर ये करंट आई है, इसका औसत बताइए, तो आप कहेंगे इतना। तो इन्होंने कहा सुनो बताएं, अगर आप चार्ज निकालना चाहते हो तो सुनो, कोई काल्पनिक, ऐसी काल्पनिक करंट, किसी परिपथ में बहने वाली ऐसी काल्पनिक करंट, हम क्या बोले हैं कि साहब आई की वैल्यू एवरेज अगर यहां पर आप रख दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा फट से। लेकिन इन्होंने उल्टा बोला। वो क्या बोला, कहते ऐसी कोई काल्पनिक करंट जिसकी वैल्यू इस फार्मूले में रखी जाए तो चार्ज की सही सही वैल्यू आ जाए, ये क्या कहलाती है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, बाबू आई एवरेज को डिफाइन करो एनसीईआरटी के हिसाब से, तो ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि आई वह काल्पनिक करंट जिस वैल्यू पर क्यू की वैल्यू सही सही आ जाए, उसे क्या कहेंगे, एवरेज करंट। उस काल्पनिक करंट को क्या कहेंगे, औसत करंट। बात समझ में आई। लेकिन अब इसी को थोड़ा मैं उसमें हीट वाले में जाऊं तो क्या बोलेंगे, हीट वाला फार्मूला क्या है भाई, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब यहां से देखिए, कहते हैं कि आई का वह काल्पनिक करंट जिसकी वैल्यू रखने से हीट एनर्जी सही सही आ जाए, वो क्या बोलेंगे, RMS वैल्यू बोलेंगे। और दुनिया के तेल लेने यार, अपने को तो बस ये तो फार्मूला भजन करो, बस अपने को डिफिनीशन पे जाना ही नहीं है। और ये सब कोई पूछे कहना बक, ये सब हमसे नहीं पूछते, बायोलॉजी वाले हैं, मैं तो मिटाने ही जा रहा था। क्या करोगे, ये सब बातें बताई नहीं जाती, क्या कर लोगे उससे। तो काम करो, इसे नोटिया लीजिए। तब आपने बस ये याद करना, चाहे कुछ आए चाहे ना आए,